जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए एक्सपेक्टेड प्रश्न को लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। मैं फ्रेंड्स आपके लिए स्पेशल ओनली रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आप सभी जाइएगा प्लेलिस्ट में, रेलवे करके क्लिक कीजिएगा प्लेलिस्ट पर, आपको सभी वीडियो वहां से मिल जाएगा। तो वहां से आप सभी वीडियो को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम सभी आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास में आप सभी को रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपके पास जो भी शब्द, नंबर, संख्या, अक्षर आ जाए उन सभी पर विचार कीजिएगा, उनसे संबंध देखकर उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो यहाँ 18 का संबंध 72 के साथ है, तो बताओ 8 का संबंध किनके साथ होगा। यदि आप 18 से 72 पर जाते हो, आप 18 को 4 से गुना कर दो, 72 होगा। उसी प्रकार आप 8 को 4 से भी गुना कर दो, यहाँ पर 32 होगा। क्या विकल्प में है? बिल्कुल है। तो आपका राइट आंसर विकल्प बी होगा। यहां से विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। इनमें कहता है निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब बताओ इनके जगह कौन सा संख्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको 4 से 12, 12 से 6, फिर आगे इस तरह से। यदि आप 4 से 12 पर जाते हो, 4 से आप 12 पर जाते हो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर गुना कर दो 3। कितना गुना कर दो? 3 गुना कर दो। फिर आप यहाँ 12 से 6 पर जाते हो, आप यहाँ पर भाग दे दो 2 से, तो आप 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा। फिर 6 से आप 18 पर जाते हो, आप गुना कर दो 3। अब आगे क्या करना है? आगे अब भाग करना है 2। जब 18 में से भाग करेंगे 2 से तो 9 होगा। अब आगे फिर गुना 3 करना है। तो देखो लगातार सीक्वेंस गुना 3 भाग 2 का चल रहा है, तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 आएगा। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा फ्रेंड्स? 9। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्न श्रृंखला में खाली स्थान के समूह ज्ञात करें ताकि वह एक निश्चित नियम का पालन करे। जब आपके पास इस तरह से प्रश्न आते हैं, आप अक्षर और खाली स्थान को यहां से काउंटिंग कीजिएगा। जैसे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 है। अब 12 में किन किन संख्या से भाग जा सकते हैं? 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह से। हम सबसे पहले यहाँ पर 3 का ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ABC यूज हुआ है, 3 अक्षर यूज हुआ है, इसलिए 3 प्रकार के यहाँ पर ग्रुप बना लेंगे। तो 3-3 प्रकार के ग्रुप बनाने के लिए आप 3-3 करके कट कीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा ABC का ग्रुप बन रहा है। किसका ग्रुप बन रहा है? ABC का। यदि हम यहाँ पर A डाल दें तो ABC, अब यहाँ पर इसका मतलब C डाला जाएगा। यहाँ पर देखिएगा B और इसके बाद C, उसके बाद C। आपका ग्रुप देखो यहाँ पर ABC, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC। तो आपने अभी जो है फ्रेंड्स न्यू डाले हो, क्या क्या भरे हो? C, उसके बाद A, फिर B, फिर C, फिर C। आप यहाँ से विकल्प को मिलाइएगा, CA, यहाँ से आपका विकल्प A राइट आंसर होगा। विकल्प A क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा CABCC। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। 4 को देखिएगा। कहता है रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 49वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो आप यहाँ पर टोटल निकालना। आप टोटल बराबर फॉर्मूला लगा दो फ्रेंड्स, अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट -1, बस आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर से कितना है 16वां, तो आप अप की जगह 16 रखोगे। नीचे से कितना 49वां, अल की जगह आप 49 को रखोगे, -1 करोगे। यहाँ पर जोड़िएगा 16 और 9, 9 6 15, 4 1 5 6, 65 होगा, -1 हो जाएगा। 65 में से 1 चला जाएगा, 64 होगा। हम कह सकते हैं उन कक्षा में कुल छात्र की संख्या 64। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। 5 में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार सीडी का संबंध 70 के साथ होगा उसी प्रकार डीई का संबंध को देखना है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे सी का नंबर को लिखिएगा 3 होगा, डी का नंबर को लिखिएगा 4 होगा। 3 और 4 को क्या करें 70 हो जाए। यदि हम इन दोनों को यहां से जोड़ दें 4 और 3 क्या होगा 7 होगा। 7 में हम 10 से गुना कर देंगे तो यहां पर देखो 70 पुर रहा है और यहां पर लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार आप यहां से देखिएगा डी का नंबर को लिखिएगा 4 होगा, ई का नंबर 5 होगा। इनको भी आप जोड़कर देखो 5 4 9 होगा। पहले वाले में आपने 10 से गुना की हो, आप इनमें भी 10 से गुना कर लो। 10 से गुना करेंगे 90 होगा। कह सकते हैं इनके जगह क्या आएगा, इनके जगह 90 आएगा। इनके जगह क्या आएगा फ्रेंड्स 90। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। कह रहा है यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुना, T का अर्थ माइनस, K का अर्थ भागा है तो निम्न का आपको मान ज्ञात करना। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं हम सभी डायरेक्ट आते हैं फ्रेंड्स किस पे, डायरेक्ट समीकरण पे आते हैं। 52 यहां से आप 52 को उठाइएगा। देखो K है, K का अर्थ यहां से क्या बोला भागा, तो यहां से भागा रखोगे। उसके बाद Q है, Q का अर्थ यहां से बोला प्लस, तो यहां से हम प्लस को रख देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है, आगे J है। J का अर्थ क्या रखा गया, J का अर्थ गुना रखा गया, आप यहां से गुना रखिएगा। फिर आगे देखो T है, T का अर्थ क्या बोला गया घटा, तो आप यहां से माइनस करोगे। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप भाग का क्रिया कीजिएगा, यह आपका 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहां से 13 प्लस 6 को 12 के साथ गुना कीजिएगा, 12 6 के 72 होगा, -8 हो जाएगा। अब देखिएगा जोड़िएगा 13 और 12, तो यहां से देखेंगे 13 और 12 3 2 5 होगा, 7 1 8 होगा। 85 -8 कीजिएगा तो 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, इधर 7 होगा। तो फ्रेंड्स जब हम इनको हल कर रहे हैं तो ये 77 के बराबर आ रहा है। यहां से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6। उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो ये आपका प्रश्न संख्या 7 रहा। इनमें कह रहा है निम्नलिखित में से समानता ज्ञात कीजिए। आपको फ्रेंड समानता ज्ञात करना है। जो भी आपके पास शब्द दिया गया आप उन पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर गिद्ध है, पतंग, चमगादड़, उल्लू, ठीक है। तो यहां से समानता ज्ञात करना है। कहता है ये सभी रात्रि में उड़ने वाली पक्षी हैं। क्या फ्रेंड्स गिद्ध रात में उड़ते हैं, तो नहीं उड़ते हैं। हाँ, चमगादड़ उल्लू रात में उड़ते हैं पर गिद्ध और पतंग रात में नहीं उड़ते हैं। तो विकल्प ए तो आपका यहां से गलत होगा। बी कहता है ये सभी स्तनधारी हैं। देखो यहां से क्या पतंग कोई स्तनधारी नहीं है, इसलिए आपका यहां से बी भी गलत होगा। सी में कहता है ये सभी उड़ सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, गिद्ध भी उड़ सकते हैं, पतंग भी उड़ सकते हैं, चमगादड़ उल्लू ये सभी उड़ सकते हैं। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। और डी कहता है कोई समानता नहीं है, ये भी गलत होगा। आगे की ओर बढ़िएगा और देखिएगा प्रश्न संख्या 8 को ध्यान पूर्वक। तो ये आपका प्रश्न संख्या 8 है। इनमें कह रहा है दिए गए चित्र में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और कवि नहीं है लेकिन केवल अध्यापक हैं। आपको ऐसे व्यक्ति ढूंढना है जो कि कलाकार और कवि नहीं होना चाहिए, सिर्फ अध्यापक होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, कलाकार और कवि को पहले डायग्राम को हटा देंगे। तो आपका कवि का डायग्राम देखो ये रहा, कवि का डायग्राम ये रहा। सबसे पहले हम इन डायग्राम को यहां से हटा देंगे, जितने भी कवि के अंतर्गत आएगा हटा देंगे। उसके बाद कलाकार का डायग्राम ये रहा, कलाकार के डायग्राम को भी हटा देंगे। हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12 और 15 ऐसे हैं जो सिर्फ अध्यापक हैं, आप इनको प्लस कर लो। 12 और 15 को जब हम प्लस करेंगे तो ऐसे 27 अध्यापक। कितने अध्यापक फ्रेंड्स, 27 अध्यापक। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा। कथन कर रहा है सभी वृक्ष वन है, कोई वन बड़ा नहीं है। चलो देखते हैं, सभी वृक्ष वन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी वृक्ष क्या है, वन है। जितने के जितने वृक्ष क्या है, ये सारे वृक्ष किसके अंतर्गत आ जाएगा, वन के अंतर्गत आ जाएगा। आगे कहता है कोई वन बड़ा नहीं है। ठीक है, कोई वन जो है बड़ा नहीं है, आप इनको यहां से अलग बना लीजिएगा। कोई वन बड़ा नहीं है। निष्कर्ष क्या कहता है, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, आपका वृक्ष का डायग्राम ये है और बड़ा का डायग्राम ये है। क्या कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहां से आपका ये सही होगा। दूसरा कहता है सभी वृक्ष बड़े हैं। अब देखो बड़ा का डायग्राम ये रहा और वृक्ष का डायग्राम ये रहा, कहता है सभी वृक्ष बड़े हैं। क्या वृक्ष बड़े के अंतर्गत है, नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका गलत होगा, क्योंकि वृक्ष यहाँ और बड़े यहाँ, ये तो अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पर आपका निष्कर्ष 2 क्या होगा, गलत होगा। हम यहां से कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। यहां से देखिएगा बी आपका राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 9 का। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा ध्यान पूर्वक। कथन में कह रहा है मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं। क्या कहता है, मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं। निष्कर्ष को पढ़िएगा। निष्कर्ष 1 कहता है वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। कहीं भी चालाक का यहाँ पर बात नहीं किया गया है कथन में, इसलिए हम इनको गलत करेंगे। कहता है वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मानव भी बहुत चालाक होते हैं। दूसरा कहते हैं मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, यह भी आपका गलत होगा। इसके बारे में भी कोई चर्चा कथन में नहीं किया गया है चालाक के बारे में, इसलिए हम निष्कर्ष दोनों को गलत करेंगे। यहां से हम कह सकते हैं ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निहित है। यहां से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को ध्यान से देखिएगा। यहां पर भी आपके पास कथन है यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो भी कथन रहेगा आप उन कथन को 100% मानकर चलोगे फ्रेंड्स। ठीक है, कहता है यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। धारणाएं को पढ़िएगा। धारणाएं 1 कहता है लोग जुर्माना से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। यदि आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप नियमों का पालन करेंगे। दूसरा कहता है ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। ट्रैफिक नियम जो है लोगों की सुरक्षा के लिए है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। ट्रैफिक नियम जो है लोगों की सुरक्षा के लिए है। क्या आप सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए है या हर चीज की सुरक्षा के लिए है, ये आपका गलत होगा। तो यहां से आपका केवल धारण 1 निहित होगा। यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल धारण 1 निहित करता है। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। इनमें कह रहा है प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन से उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। आपको बताना है, ये छोटे छोटे जो है आपको फिगर दिया गया है, इनसे जोड़कर कौन से आकृति बनाओगी। सबसे पहले ये वाला देखो, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका ये आ जाएगा। अब ये नहीं कहेंगे कि वहां पर वर्ग जैसा, यहाँ पर आयत जैसा, ऐसा कुछ नहीं होते। उसके बाद फिर ये वाला नीचे वाला देख लो, यहाँ पर
यहां तक आया, ये मिला। उसके बाद देखो फिर ऊपर वाला, ये भी आपके पास मिल रहा है ना फ्रेंड्स। तो ये सभी देखो इसी में मिल गया, और ये गोला भी मिल गया। तो यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। बाकी बात आप बी सी डी में नहीं बना सकते हो, बी सी डी में कहीं पर भी नहीं बना सकते हो फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, 13 को देखिएगा। नीचे दी गई आकृति का जल दर्पण प्रतिबिंब चुने। यहां से आपको इसका जल दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। क्या करोगे, जल दर्पण प्रतिबिंब चुनोगे। जल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ रखते हैं, तो नीचे लगते हैं। कहाँ रखते हैं फ्रेंड्स, नीचे लगते हैं। आप नीचे लगाइएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका कुछ अब इस तरह से पलटेगा, इस तरह से होके तीर वाला इधर आ जाएगा, इधर आके ये वाला भाग यहाँ रंगेगा। यहां से ये सभी गलत होगा। देखते देखते आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, क्योंकि मात्र यहीं पर एक में ही फ्रेंड्स काला है। तो यहां से आपका विकल्प एक क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 14 है। इनमें कहता है एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं। आपको यहां पर बताना है घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं फ्रेंड्स। इस टाइप के भी जो है ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी में प्रश्न आते हैं। तो आप बताओ इनमें से काउंट करके कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं का मतलब हुआ फ्रेंड्स, आप यहां से देखिएगा, यहां से एक, सबसे पहले आप ये वाला रेखा का चयन कीजिएगा यहां से, ठीक है। यहां से देखिएगा एक, उसके बाद फिर एक, दो, दो के बाद ये तीन, तीन के बाद ये चार। तो इस प्रकार के कितने लाइन है, चार। चार के बाद देखिएगा, चार के बाद आप इस प्रकार के लाइन को काउंट कीजिएगा, यहां से एक, दो, तीन, चार। तो यहां से भी आपको चार मिला। उसके बाद आप तिरछे लाइन ऐसे जो गया इसको काउंट कीजिएगा, यहां से देखिएगा एक, दो, तीन, चार, ये भी चार हुआ। सभी को ऐड करेंगे तो 12 होगा। तो फ्रेंड्स एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं, तो 12 होती हैं। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें से 12 होते हैं। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। कथन आपके पास दिया गया है। अब फ्रेंड्स जिधर मुंह इस तरह से बड़ा होता है वही बड़ा होता है, जिधर मुंह फैला होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। देखो यहां पर कहता है पी जो है वह जो पी, देखो फ्रेंड्स यहां पर कहने का मतलब हुआ क्यू बड़ा है। क्यू बड़ा है तो आप क्यू को ऊपर रखोगे, किससे बड़ा है, पी से, तो पी को आप नीचे रखोगे। उसके बाद फिर देखो क्यू बड़ा है किससे, आर से, तो क्यू बड़ा है आर से, तो आप इन दोनों को ऐसे अभी रखोगे, ठीक है। आगे कहता है आर और एस बराबर है, बराबर में है तो आप बराबर का चिन्ह दोगे, आर एस बराबर है। फिर यहां पर देखो अम बड़ा है किससे, बड़ा है, एस से, तो ऊपर चला जाएगा एम, एम कहा जाएगा ऊपर, क्योंकि एम बड़ा है एस से। उसके बाद देखो फिर एम बड़ा है एन से, आप एन को इस तरह से लिखिएगा। अब यहां से आप निष्कर्ष का चयन कीजिएगा। निष्कर्ष देखिएगा क्या कह रहा है। निष्कर्ष में कहता है क्या पी बड़ा है एस से। देखो क्या पी बड़ा है एस से, नहीं, ये तो आपस में बराबर है। बड़ा कहां है, पी और एस आपस में बराबर है, ये आपका गलत होगा। दूसरा क्या कहता है, एन बड़ा है, जिधर मुंह फैला रहता है वही बड़ा होता है, एन बड़ा है आर से। देखो एन बड़ा है आर से, ये भी बराबर है, तो ये भी आपका यहां से गलत होगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं दोनों निष्कर्ष असत्य होगा। तो हम देखेंगे किसमें है, तो विकल्प सी में है, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है। यहां से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीके जीएस के प्रश्न, जो कि साइंस के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहला प्रश्न है। कहता है भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। तो देखो यहां से राइट आंसर होगा 44वां संशोधन 1978। यहां से विकल्प भी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन 1978। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित हैं।
इसका राइट आंसर होगा पंचायत। यहां से देखिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत। आगे की ओर बढ़िएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग किसके बराबर होता है? ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है लगभग। यहां से भी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादक सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? उत्पादक के रूप में, प्रस्तुति कारक, बिक्री कारक या आपूर्ति कारक। बताओ इन चारों विकल्प में से क्या होगा सही जवाब? इसका राइट आंसर होगा उत्पादक कारक के रूप में जाना जाता है। क्या भरा जाएगा? यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो फ्रेंड्स ये 1940 में किया था। यहां से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1940। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भवना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? भवना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजावली। क्या होगा फ्रेंड्स? ब्रजावली। यहां से सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यह मध्य प्रदेश का है। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है जिस भवन की दीवारें और छतें किसी अन्य भवन से स्वतंत्र हो और एक ही भूखंड के भीतर सभी तरफ खुले स्थान उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथक भवन या अर्ध पृथक भवन या विशेषज भवन या ऊंचा भवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक भवन कहा जाता है। यहां से विकल्प ए का चयन कीजिएगा, पृथक भवन भरा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें डैश कहा जाता है? मंडल या पादपस्त या अनुदत्त या सूक्त। तो इसका राइट यहां से आंसर आएगा मंडल कहा जाता है। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान की गति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बृहत क्षरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहत क्षरण। यहां से विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की है? तो ये ज्योतिराव गोविंदाराव फूले। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा, ज्योतिराव गोविंदाराव फूले। विकल्प डी सही होगा फ्रेंड्स। आगे कहता है तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यहां से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि यह कब अलग हुआ था। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 13 को देखते हैं। कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन डैश में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो यहां पर होगा आईआईटी हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पर किया गया था? तो आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। यहां से विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। वर्ष डैश में एनआईपी में संशोधन के माध्यम से उद्योग की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजना के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। आपको उन वर्ष का नाम बताना है। तो यह 1991 में किया गया है फ्रेंड्स। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मेमोरी एक्सेस टाइम। क्या होते हैं? मेमोरी एक्सेस टाइम। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स।
उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीप में विभाजित हो गया था? तो पेंजिया। यहां से विकल्प भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेंजिया। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 17 को देखिएगा। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो 1969 में पारित किया गया था। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं? तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। यहां से बिल्कुल सही जवाब होगा, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये अरावली में है। कहां पर है फ्रेंड्स? अरावली। यहां से डी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है? तो यह 73वां होगा। यहां से बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। 21 को देखिएगा। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को डैश से जोड़ता है? कोलकाता, हल्दिया, पटना, हुगली। कहां से जोड़ता है? तो ये फ्रेंड्स हल्दिया से जोड़ती है। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो ये मेवाती घराने से संबंधित। यहां से बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड की रीडू ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहां से बनेगा CTRL+Y। यहां से देखिएगा विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा, CTRL+Y। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थी जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थी? तो यहां पर क्या भरा जाएगा? तो प्राकृतिक भाषा। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है आमतौर पर डैश के भूकंप के कारण होते हैं? इसका सही जवाब होगा परिमाण 7.5। यहां से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, परिमाण 7.5। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा बिहार में है। कहां पर है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब बिहार हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। 27 को देखिएगा। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर डैश का प्रकार है? तो यहां से राइट आंसर होगा ज्वालामुखी शिखर के प्रकार है। यहां से विकल्प भी देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ज्वालामुखी शिखर के प्रकार। अगला प्रश्न कहता है डैश भारतीय संविधान में निर्धारित एक मात्रा प्राधिकरण है जिसे केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा की जिम्मेदार सौंपी गई है? तो इसका राइट यहां से आंसर होगा भारत की नियंत्रक और महालेख परीक्षा। क्या होगा फ्रेंड्स? भारत की नियंत्रक और महालेख परीक्षक। यहां से विकल्प सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। बाढ़ के मैदान या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाला धात्विक खनिजों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो प्लेसर निक्षेप के रूप में जाना जाता है। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत में लोहा और इस्पात उत्पादक के लिए नहीं जाना जाता है? तो देखो भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो ये सभी जाने जाते हैं, लेकिन ये सूरत जो है फ्रेंड्स ये नहीं जाने जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे मैथ के प्रश्न के तरफ। आप सभी हम उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स। तो ये आपका मैथ का पहला प्रश्न है।
आप सभी एक एक करके प्रश्न को समझिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, 3850 रुपए पर 4% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज मिलेगा। बस यहाँ से आपको ब्याज निकालना है। देखो आप जानते हो प्रिंसिपल आपको दिया गया है। प्रिंसिपल यहाँ से कितना दिया गया है फ्रेंड्स, देखो 3850 रुपए दिया गया है। दर कितना दिया गया, जिसे आप रेट बोलते हो, दर 4% है और टाइम 7 वर्ष है। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना क्या होता है फ्रेंड्स, पी गुना आर गुना टी बटे के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा। प्रिंसिपल आपका यहां से हो जाएगा 3850 गुना आर 4 गुना टाइम 7 वर्ष है। टाइम यहां से क्या दिया गया है, 7 वर्ष बटे के होगा 100। अब यहां से आपको मैन कटिंग करना है। देखो 1 0 से 1 0, 2 दूना के 4, 2 पंचे के 10, ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते के 35 या 5 अठे के 40 नहीं, 5 सत्ते के 35, 5 सत्ते के 35, यहां पर देखिएगा 8 में से 3 जाएगा 5, 5 सत्ते के 35, ये आपका 77 बार में कट गया। अब गुना कीजिएगा 77, अब गुना हो जाएगा 14, ये 7 दूना के 14 होगा, तो 14 सत्ते 98 करी 8 हो जाएगा। उसके बाद 14 सत्ते 98 करी 8 हासिल 9 रहा, फिर 14 सत्ते 98, तो 9 8 17 क्या होगा फ्रेंड्स, 9 8 17 के 7 और इधर 7 1 8। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा गुना कर रहे हैं, 7 दूना 14, 14 सत्ते 98 करी 8 हासिल 9, फिर 14 सत्ते 98, आप यहां से जोड़िएगा तो 9 8 17 9 1 10, यानी कि यहां से आपका देखिएगा विकल्प भी राइट आंसर होगा। कितना ब्याज आ जाएगा, 1078 रुपए जो है ब्याज आएगा, 3850 रुपए 4% 7 वर्ष के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। कहता है संख्या 25% और उसी संख्या के 10% का योग 512 है, तो उस संख्या का 15% कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे संख्या पता नहीं है, हम संख्या मान लिए ए है। संख्या क्या मान लिए, ए है। बोला संख्या के 25%, यानी कि ए का 25%, ए का 25% और उसी संख्या के 10% का योग, यानी इसी संख्या के 10% का योग, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 511 के इक्वल है। अब इन दोनों को आप जोड़िएगा, 25 और 10 क्या होगा, 25 10 35% का मतलब आप बटे 100 लिखिएगा, ए बराबर हो जाएगा यहां से 511। आप चाहो तो यहां से आप कटिंग कर सकते हो ऊपर से, यदि आपसे कटिंग हो रहा है तो, नहीं तो यहां से 5 से कटिंग करेंगे, 5 सत्ते 35, या 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 7 से कटिंग कीजिएगा, 511 को आप डायरेक्ट यहां से 7 से भाग दे सकते हो। क्या इन 7 को आप यहां से कटिंग कर सकते हो ना, यहां से कर सकते हो, तो आप 7 से भाग दे दो, किसमें, 511 में। देखते हैं कितने बार में जाएगा, 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 21। ठीक है, तो यहां से आपका ये 73 बार में चला जाएगा। कितने बार में जाएगा, 73 बार में चला जाएगा। हम यहां से आराम से काट देंगे, 7 सत्ते 49, 7 21, तो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 गुना 73 होगा। अब बोला कि जो संख्या आप निकाले हो इसी संख्या का 15% बताना है, तो हम यहाँ पर आराम से बता देते हैं। यहां से हम आराम से बता देंगे 15%, 20 गुना 73, देखो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां पर हम 15% का मान निकाल देंगे, बटे 100 होगा। यहां से आप कटिंग करोगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 त्या के 15 कटेगा, 73 गुना 3 करेगा, 3 त्या 9 और 7 21, तो वह संख्या जो रहा होगा वह संख्या 15% का क्या होगा, 219 होगा। यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। इनमें कह रहा है एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। ठीक, पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः का क्या अनुपात है। अच्छा, मान लेते हैं फ्रेंड, पहली संख्या होगा ए, दूसरी संख्या होगा बी, क्योंकि दो संख्या दिया गया है। बोला एक संख्या का आधा, पहली संख्या का आधा, ठीक है, दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। ये 65% के क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब आपको 100 नीचे रख देना है। यहां से आपको कटिंग करना है। ये आपका 50 बार में कटिंग हो जाएगा। अब देखिएगा फिर 5 से कटिंग करेंगे, 5 से कटिंग करेंगे, ये 13 बार में जाएगा और ये आपका 10 बार में जाएगा। अब क्रॉस में गुणा करते हो तो ये 10a बराबर हो जाएगा 13b। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, a बट्टे b बराबर में आप लिख सकते हो 13 बट्टे के b। तो अनुपात पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या आपका 13 है, दूसरी संख्या आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा इस जगह, तो ये 10 हो जाएगा। तो अनुपात इसका होगा 13:10। अनुपात क्या आएगा, 13:10। यहां से देखिएगा विकल्प डी राइट आंसर होगा। सी वाले गलत, सी नहीं होगा फ्रेंड्स, यहां से डी राइट आंसर होगा, ना तो ए होगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को ध्यान पूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। इनमें कहता है किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 35 और 385 हैं। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। बस सिंपल है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। सभी के मान को पुट करोगे, एक संख्या 77 है, एक के जगह आपको 77 रखना है, दूसरी संख्या आपको निकालना है, यहां पर रहने दीजिएगा। एचसीएफ आपको दिया गया है 35, आप यहां से 35 ले लो। एलसीएम, एलसीएम कितना है 385। कटिंग कीजिएगा यहां से 7 से कटिंग कीजिएगा, 7 × 5 = 35 और ये 7 कम 7, 7 कम 7। 11 से कटिंग कीजिएगा, 11 या 33, फिर 11 × 5 = 55। अब ये सेकेंड संख्या को आप गुना कर दीजिए, 35 × 5 = 25, 5 × 25 करीब 5 हासिल 2, 5 × 15 = 17। तो सेकेंड संख्या 175 होगा। सेकेंड संख्या क्या होगा 175। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा ध्यान से। कहता है 7 संख्या का औसत 8 है। यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तद अनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी है। आप पहले 7 संख्या का औसत 8 है, आप इनका योग निकालो, इनका योग 56 होगा। 7 संख्या था, आपने एक संख्या जोड़ दी, संख्या कितना हो गया 8 हो गया, और इसका औसत क्या हो गया 9। तो बताओ इनका योग क्या होगा 72 होगा। अब पूछा जो संख्या जोड़े हो माइनस कर दो, पता चल जाएगा। 12 में से 6 गए 6, यानी कि अब जो संख्या जोड़ी गई है उनका फ्रेंड्स कितनी है औसत, तो आप कहेंगे 16। यहां से आपका सी देखिएगा राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप अब क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप फ्रेंड्स तीनों क्लास के साथ जुड़ते हैं, जो कि आपका क्लास का टाइम टेबल है 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ जुड़ना है फ्रेंड्स डेली। और आप ये बताइएगा 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।